आप लोग एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास। एक बहुत बड़ा टॉपिक अपना खत्म हो गया था। एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी में अगर आप देखो, वो अपन ने देखा भी कि एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और या अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो तो आपको ये दिख जाएगा कि एक बहुत बड़ा वेटेज एमपी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है अपना। मैंने तो ये देखा मोर देन 60-70% से ज्यादा पार्ट आपका एग्रीकल्चर से आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। लॉन्ग क्वेश्चंस में तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर से ही पूछ लेते हैं वो आपसे। उसके बाद अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन इस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग से आपसे पूछते हैं, अदरवाइज एग्रीकल्चर से तो एक मेजर पार्ट है ना। आप लोगों ने भी अगर ट्रेंड एनालिसिस करा हो, पिछली बार के पेपर्स देखे हो, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और वो अपन ने काफी अच्छे से कवर करा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आई हैव कवर्ड इट एट अ ग्रेट लेंथ। मैंने उस चीज का ये ध्यान रखा है इसमें कि आपको बेस्ट कंटेंट दे सकूं, और मैंने अपना बेस्ट दिया है इसमें आपको वो कवर कराने के लिए। अब बात ये हो जाती है कि अब ना ये आपकी स्किल्स है कि इस चीज को आप कैसे यूज करोगे एग्जाम में। वो एक इंडिविजुअल डिपेंड करेगा अब आप लोगों की पर्सनैलिटी पे, आप लोग किस तरीके से आंसर लिखते हो या किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो। बट आप ये याद रखना, कंटेंट आपके पास बहुत अच्छा है इसमें, उसमें आप डाउट मत रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आज अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टार्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे एग्रीकल्चर इंटरेस्टिंग था। मजेदार चीजें अपन ने भी देखी, बहुत कुछ एग्रीकल्चर में अपन ने सीखा भी। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी रहेगा। बट हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपन शुरू में ही सलाह जो क्वेश्चन आते हैं ना, आज ही अपन पूरे एड्रेस कर लेंगे। लगभग कोशिश करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो आपको बार बार क्वेश्चन, ये जो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बेसिक ही आ रहे हैं यूजुअली, वो अपन उसमें थोड़ा अच्छे से कैसे आप पॉइंट दे सकते हो वो डिस्कस आज ही करने की कोशिश करेंगे अपन, ताकि एक टेंशन खत्म। एक तो अपन मतलब वही पहली बात क्या कि दिक्कत क्या आ रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो इश्यूज है वो आज अपन देख लेंगे। ज्यादा नहीं, 5-6 जेनरिक पॉइंट देखेंगे, वही वही लिखना अगर आता है तो, ज्यादा अपने को 3-5 में पढ़ना नहीं है। उसके बाद जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, जो इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए क्या हो रहा है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है ना वो अपन देख लेंगे। और वो क्या देखेंगे अपन, वो अपन जो लेटेस्ट में अभी तक चीजें हुई है ना, जो लेटेस्ट में चल रहा है वो अपन देख लेंगे, ठीक है। और उसके लिए मैंने क्या करा, उसके लिए वो जेनरिक पॉइंट में आपको कम दूंगा। यहां पर ही मैं क्या करूंगा, इश्यूज में भी जेनरिक पॉइंट कम रहेंगे, स्पेसिफिक पॉइंट थोड़े से ज्यादा रहेंगे। और जो अपन सजेशंस देने वाले हैं उसमें भी जेनरिक पॉइंट कम रहेंगे, स्पेसिफिक ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट ऑफ एमपी कर रही है या करना चाह रही है, अपन वो लिखेंगे। जब वो हो जाएंगे उसके बाद तो जो जेनरिक पॉइंट है वो आप कुछ भी लिख सकते हो, अपने मन से भी लिख सकते हो। बट वो अपन देखेंगे डिटेल में, ठीक है। इसके अलावा फिर जो थ्योरी वाले, इसके अलावा फिर जो फैक्चुअल वाला पार्ट रहेगा इसका, वो फिर फैक्चुअल वाला अपन साथ साथ कवर करते जाएंगे, है ना। क्योंकि इसमें अब जो इकोनॉमी वाला, जो इसमें भी जो इकोनॉमी वाला पार्ट रहेगा वो मैं पूरा ही कवर कर दूंगा आपके लिए। बस आप लोग ये याद रखना कि जैसे एग्रीकल्चर में भी अपन ने, मैंने कोशिश करी है, नहीं, मैंने कोशिश करी है सब कुछ खत्म करने की, ठीक है। अब जब आपका ये सब तैयार हो जाए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में भी अपन ने जितना पढ़ लिया ये सब आपका तैयार हो गया, उसके बाद फिर आपको ये एक बुक निकालना, जो भी आपको बुक पढ़नी रहती है, आप जो भी पढ़ रहे हो उससे टैली करके देखना कि यार कुछ इसमें छूट रहा है क्या, तो फिर आप उसमें वो ऐड कर लेना। बट वो आपको कब करना है, जब ये वाला पार्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर में भी जो छूटा है वो अमन सर ने वहां कवर कर दिया आपको, एमपी एग्रीकल्चर में, वो एमपी ज्योग्राफी में कवर कर दिया है, जो ज्योग्राफी वाला पार्ट था, इकोनॉमी वाला मैंने यहाँ कवर कर दिया। अब इसके बाद भी जो कुछ छूटा अगर बाई चांस, क्योंकि 100% गारंटी अब किसी चीज की नहीं है, हो सकता है किसी बुक में कुछ ऐसा पॉइंट हो जो मैं यहाँ डालना भूल गया। एक मिनट रुकना।
हेलो। हाँ, ठीक है, तो कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेना इसके। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए आप इसको अच्छे से तैयार कर लो इन स्लाइड्स को, उसके बाद फिर आप जो भी आपका रह गया है, अगर कुछ रह जाता है तो फिर आप इसमें ऐड कर लेना। सॉरी, थोड़ा सा काम कर रहा था। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना। कहने का मतलब ये था कि कोशिश करेंगे जितना डीप में हो सकता है इसको कवर करने की, जितना ज्यादा कवर करने की। फिर भी अगर कुछ छूटता है तो इसको तैयार करने के बाद फिर आप कुछ और देखना। अभी क्योंकि ये अच्छे से हो जाए, उसके बाद आप वैल्यू एडिशन करोगे, वो अच्छी चीज है। पता चला एक बार इसको पढ़ा फिर 17 जगह से और पढ़ लिया, टाइम ज्यादा वेस्ट होता है ऐसे में। ठीक। अब देखो आगे, हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये क्या होगी, सेकेंडरी एक्टिविटी होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी वगैरह अपन ने पढ़ ली है। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को अपन शुरू करते हैं और उसमें ट्रेंड देखते हुए फिर अपन आगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एज इट इज जेनरिक टर्म में थोड़ा सा देख लेंगे। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि फैक्ट्री जब सेटअप होंगी उसी के बाद तो ये सेक्टर आगे बढ़ेगा। ठीक। तो पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वेश्चन भी आपसे इस तरीके से डायरेक्ट आते हैं कि व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहीं से अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से कि भाई व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपसे पूछ लेते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ, मैंने आपको दो तीन यहाँ पर वो दी है डेफिनेशन। दो तीन डेफिनेशन में से आपको जो ठीक लगे आप वो लिख सकते हो। ठीक है। मोटी मोटी बात क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ये होता है इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, इंडस्ट्रीज का किसी एरिया में चालू होना और इंडस्ट्री की ग्रोथ होना, इट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आप लेमन टर्म्स में सिंपल टर्म्स में बात करोगे, बट लिखे कैसे, तो आप ये डेफिनेशन देखो। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर और रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी। तो ट्रांसफॉर्मेशन अवे फ्रॉम एग्रीकल्चरल और रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी टुवर्ड्स अ इकोनॉमी बेस्ड ऑन मैकेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, घुमा फिरा के आपने वही वाली बात बोली है कि भाई एग्रीकल्चर से आप इंपॉर्टेंस हटा के किस पे इंपॉर्टेंस देते हो, आप मैकेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग पे। तो मैकेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग आपकी क्या होगी, यहाँ आप मशीन्स का यूज कर रहे हो, फैक्ट्रीज को सेटअप कर रहे हो, वो हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब मैकेनाइज्ड मेथड ऑफ मास प्रोडक्शन आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। वाई मैकेनाइज्ड, क्यों? क्योंकि तभी आप मास प्रोडक्शन, इंडस्ट्री और फैक्ट्री में होता क्या है, यही तो अंतर है भाई। इंडस्ट्री या फैक्ट्री में प्रोडक्शन आप एक बड़े लेवल पे करते हो तभी वो इंडस्ट्री हो गई।
ठीक है, तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन आप यहां से देख लो। ठीक, एक और डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप क्या लिख सकते हो, industrialization may also be defined as a process in which more and more industries are being established in a country। दोनों में से आपको जो ठीक लगे आप वो लिख सकते हो। ठीक है, industrialization is a period of social and economic changes that transform a human group from agrarian society to an industrial society। देखो, ये आ जाएगा बहुत स्पेसिफिक, जैसे ये वाली डेफिनेशन या ये वाली डेफिनेशन, ये बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन हो गई आपकी टेक्निकलिटी में। ठीक, और ये हो गई आपकी एक जनरलाइज डेफिनेशन कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच इंडस्ट्रीज आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड। लेमन टर्म में तो यही वाली बात हो गई, बट एक्चुअली अगर आप सिग्निफिकेंस की बात करते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ टॉपिक कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस या आपको इसका मतलब समझना है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द है, इसको आपको सिग्निफिकेंस से लिंक करना पड़ेगा, तो और बेटर क्लियरिटी मिलती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। तो पहले शुरू में तो आप ये लिख सकते हो, अगर वन लाइनर में, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन अ कंट्री और इन अ स्टेट, जो भी आपको लिखना है। बट इस वो क्या, इससे मतलब क्या निकला, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा सेटअप हो रही है आपकी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी एग्रीकल्चर से कहां शिफ्ट हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। याद करो पहली क्लास में जब हमने फर्स्ट क्लास डिस्कस करी थी, तो मैंने आपको बताई थी, वाले पॉइंट बताया थे ना, कि भाई इंडिया में दिक्कत भी यही आई है कि क्या इंडिया में प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, क्या एमपी में प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि भाई इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि हमने क्या करा, एग्रेरियन सोसाइटी से हम किस में आ गए, सर्विस सेक्टर पे। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो मास मैकेनाइजेशन के लिए हुआ है क्या अपना, ऐसा कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां पर मास मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक एसेंशियल कंपोनेंट क्या है, मास प्रोडक्शन। हम सर्विस सेक्टर में तो आ गए, है ना, टर्शरी एक्टिविटी में हम डायरेक्ट जंप कर गए, बट एक स्टेप मिस हो गई हमारी, क्या, मैन्युफैक्चरिंग। तो यहां पर इसीलिए आप ये देखो, मैंने हाईलाइट भी करा है कि इज अ चेंज फ्रॉम एग्रेरियन सोसाइटी टू एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और एक और शब्द इंपॉर्टेंट है इसमें, इट इज अ सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक चेंज। इसको भी आप लिखना, इट विल मेक योर आंसर लुक वेरी गुड। क्योंकि अब यहां तक तो ये बहुत जेनरिक सी बात हो गई अगर आप लिखना चाहो, बट आप यहां पर ये देखो, एक ये सोशल चेंज भी होता है और एक इकोनॉमिक चेंज भी होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में। सोशल चेंज क्या होगा, सोशल चेंज ये होगा कि अब लोगों का सोशल स्टेटस बढ़ेगा कि नहीं, सोसाइटी में चेंजेस आएंगे कि नहीं। आप ये देखो, जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी रहेगी वो कैसी रहती है और एग्रेरियन सोसाइटी कैसी रहती है, यहां पर मॉडर्न चीजों का इनपुट बढ़ जाएगा सोशल, इस सोसाइटी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ रही है। धीरे धीरे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी। तो इट इज अ पीरियड ऑफ सोशल और इकोनॉमिक चेंज। तो सोशल चेंज में वही जो अच्छी बात है आप लिख सकते हो कि भाई पॉवर्टी का रिडक्शन हो रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, तो क्या कहते हैं, आपका जो वो है लाइफ कंडीशन है वो इंप्रूव हो रही हैं। तो इस टाइप से ये सोशल चेंज है, और इकोनॉमिक चेंज तो है ही। तो from a group into agrarian society into an industrial society. This involves an extensive reorganization of economy for the purpose of manufacturing। और ये पॉइंट भी सही है कि you have to reorganize your economy for manufacturing। क्या हुआ, जब आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, सेकंड 5 ईयर प्लान आया इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, तो वहां पर भी जवाहरलाल नेहरू ने क्या फोकस करा, जवाहरलाल नेहरू जी ने फोकस इस पर करा कि इंडिया को एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाई जाए। और उन्होंने फोकस करा बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज पर, जैसे कि बीएचईएल आपके भोपाल में आई, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल, तो ये इसी नींव पर रखी गई थी कि इंडिया में ऐसे हैवी मशीनरीज आप बनाओ, इस टाइप की इंडस्ट्री को आप सेटअप करो बीएचईएल टाइप की, ताकि अपन मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए। तो वहां पर भी कोशिश क्या की गई थी, एक स्ट्रक्चरल चेंज लाने की कोशिश की गई थी इकोनॉमी में, फ्रॉम टू शिफ्ट इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल। ठीक है, आई थिंक इतना काफी है इसमें। अब आ जाओ आगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज मेजर रोल टू प्ले इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड स्टेट लाइक मध्य प्रदेश। वाई, वही सीधी सी बात ही है, जैसे ये वाला पॉइंट है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों एक मेजर रोल प्ले कर सकता है मध्य प्रदेश के केस में, सिग्निफिकेंस अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करो तो। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ वी आर इन अ डायर नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वी आर एन एग्रेरियन स्टेट, राइट।
अब एग्रेरियन स्टेट के साथ दिक्कत ये है कि सस्टेनेंस फार्मिंग ज्यादा होती है, मॉनसून डिपेंडेंट ज्यादा होती है। अब अगर आपको लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना है तेजी से, तो यू नीड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप्ड। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप्ड होगा, जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप करो, उससे कोई ज्यादा फर्क वो वाली बात नहीं है कि आप अगर बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर रहे हो तो आप यू विल बी अंडर डेवलप्ड। आप जैसे छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ही फॉर एग्जांपल आप डेवलप कर दो, तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएंगी, जहां पर आप उससे फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचो, कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट अगर आप बना के बेचने लगो, तो भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट हो जाएगा कि आप रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड बना के भेज रहे हो। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एमपी के केस में जरूरी हो जाता है। अब ओनली थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मध्य प्रदेश इकोनॉमी कैन फाइट वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। ठीक है, ये वाले पॉइंट आप इस टाइप से लिख सकते हो, एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट ही करने हैं एग्जाम में अगर आता है। व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर 5 नंबर में आता है इतना काफी है। ठीक, या इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और थोड़ा सा एलाबोरेट कर लो, तो इंपॉर्टेंस में भी वही वाली बात हो जाएगी। असेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, असेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों? क्योंकि वही, अगर आपकी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज लाने हैं और ग्रोथ ऐसी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म हो और सस्टेनेबल ग्रोथ हो, तो आपको ये वाला सेक्टर डेवलप करना ही पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इकोनॉमी में देखो 2-3 पॉइंट याद रखना, ये कुछ फैंसी शब्द हैं जो आप लिखोगे तो अच्छा लगेगा। इकोनॉमी में ग्रोथ क्या हो? लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए इकोनॉमी में, स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मैंने नहीं बोला है, ठीक है, यहां पर भी दीज आर दी वर्डिंग्स ऑफ अवर फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई सी रंगराजन। सी रंगराजन साहब ने ये बोला है कि इकोनॉमिक में आपको जो ग्रोथ चाहिए वो चाहिए सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए। आप कोई भी चेंजेस इकोनॉमी में लाने की कोशिश करो तो वो ऐसे होने चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो। शॉर्ट टर्म के गोल रख के अगर अपन इकोनॉमिक चेंजेस की बात करेंगे तो दे कैन बैकफायर। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चेंजेस चाहिए तो यू नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वही जो हम पहली क्लास में बात कर चुके हैं कि जरूरी को पड़ जाता है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जितना ज्यादा मासेस को आप एम्प्लॉयमेंट दोगे उतने जल्दी वो पॉवर्टी से बाहर आ पाएंगे, उनको काम मिल जाएगा। ठीक है, तो ले दे के यही वाली बात होती है, बस इस टाइप के आप टर्म लिखोगे तो इट विल मेक योर आंसर लुक गुड। तो इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इसके बाद, क्योंकि जब आपकी ये अच्छे से सेक्टर डेवलप हो जाएगा, जब आपकी इकोनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे, इसके डेवलप होने से एम्प्लॉयमेंट भरपूर मिल जाएगी लोगों को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी इससे। फिर आप आओ, इससे क्या होगा भाई, ये सब होगा तो लोग हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में और ज्यादा पैसा खर्च करने लगेंगे। हॉस्पिटल्स और एजुकेशन में जब ज्यादा पैसा खर्च करने लगेंगे तो आपकी जो वर्कफोर्स है वो स्किल्ड होना चालू हो जाएगी, ज्यादा मोर स्किल्ड वर्कफोर्स जब आनी चालू हो जाएगी, इट विल बी रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप विल बी डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी जैसे जो है, इट विल लीड टू सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट। और फिर जो अभी आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 को अगर इंडिया को फायदा उठाना है, तो अगर अपना ये वाला सेक्टर मजबूत हो गया होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो इसमें अपन बहुत लीड ले सकते थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। क्योंकि अब जो इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट है आज के टाइम पे, आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट है वो किस में जा रहा है? अभी पहले तक मैन्युफैक्चरिंग में रहता था इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट। आज की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है, आपने नाम सुना होगा 4.0 4.0, ये वाला पूरी तरीके से सर्विस सेक्टर में चला गया इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आप बात करोगे तो फिर आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात ही नहीं कर रहे हो। अब इसकी बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, टर्शरी सेक्टर की बात हो रही है इंडस्ट्री के केस में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया आपका, और उसके अलावा क्या कहते हैं, साइबर फिजिकल सिस्टम, ये है होते हैं, मतलब इस टाइप से आप एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करने लगे हो इसमें।
इसका यूज करके आगे की सोसाइटी को चलाना है, आगे की इकोनॉमी को चलना है। तो इस चीज का फायदा भी आप तभी ले पाते अगर अपना ये सेक्टर डेवलप हो गया होता। तो इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता कि आपकी वर्कफोर्स जो है वो काफी स्किल्ड हो गई होती और आप इसमें आगे बाजी मार सकते थे। तो अमेरिका के केस में क्या हो रहा है, उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा डेवलप हुआ था, फिर सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ, तो वो इसलिए लीड कर रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 को। और अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास ऑप्शन यही है कि अगर हम इसको डेवलप करने की कोशिश करें तो ठीक। तो असेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ सिनोनिमस टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यही सब जो मैंने आपको बात करी है। राइजिंग प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड यूजफुल फॉर फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी क्यों हेल्पफुल है इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट, बताओ आप लोग। वाई, हर किसी से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन पॉइंट्स पे। आपको अगर किसी को क्वेश्चन बनाना है तो इन पॉइंट्स पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, या व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। बताओ आप लोग। थोड़ा सा रिप्लाई करो, मतलब ज्यादा मत लिखना, थोड़ा बहुत तो जैसे पॉइंट, रॉ पॉइंट ही लिख के दो। क्वेश्चन है व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर, या व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, फॉरवर्ड लिंकेज, गुड प्रोसेसिंग ऑफ फूड प्रोड्यूस। हेलो, आवाज आ रही है? सॉरी, एक मिनट, वो बंद हो गया था माइक। हाँ देखो, सही बोला। जैसे आपने बोला कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लिंकेज प्रेरणा, वेरी गुड, डायरेक्ट बोलना चाहिए, पहला पॉइंट जो सबसे पहले कवर हो गया। उसी से रिलेटेड ये हो गया कि फॉर गुड प्रोसेसिंग ऑफ फूड प्रोड्यूस, जो आनंद ने बोला। ठीक है, इनकम इंक्रीज करने के लिए सही है वर्षा, इशरत सही है, डबलिंग फार्मर इनकम। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, फार्म इनपुट्स के लिए, वेरी गुड। हाई यील्ड्स ला सकते हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए मैकेनाइज्ड टूल यूज करके, वेरी गुड। इंक्रीजिंग फार्मर इनकम, वही इट विल ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल, मतलब यू हैव गॉट द आइडिया। ये सब लिखो आप लोग इस तरीके से पॉइंट बना बना के, ठीक है। अब आप लोग देखो, इतने सारे पॉइंट हो गए ना।
अब ये 5 नंबर में आ रहा है तो भी आप टैकल कर लोगे, 3 नंबर में आ रहा है, 11 नंबर में आ रहा है, यू कैन टैकल, क्योंकि अब इसके अंदर भी आप चीजें लिख सकते हो। अपन ने इतनी सारी केस स्टडीज देखी है, एग्जाम्पल देखे, आप इसमें डाल के एक आंसर को अच्छा बना सकते हो। यू हैव गॉट द आइडिया व्हाई इट इज नेसेसरी, और कैसे आप लोग लिंक करना है वो भी अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि किस तरीके से आप इस टॉपिक को पीछे भी लिंक कर रहे हो। अच्छी बात है, ऐसे ही अपने को एसोसिएट करके ही चीजों को पढ़ना है, बहुत इजी है ना, बट ये लिंकेज बनता जाए, बस ये जरूरी है। अभी भी नहीं आ रही क्या? हेलो, अभी आ रही है? हेलो यार, ये तो माइक चालू है, एक सेकंड रुकना। हेलो, हेलो, अभी आई क्या? एक सेकंड रुकना। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, हो जाता है कभी कभी, आ रही है जा रही रह रही है आवाज। तो यो आप लोग समझ गए किस तरीके से लिखना है ना। तो देखो, इस तरीके से ही आप लोगों को दिमाग चलाना है, जैसा अभी आप लोगों ने बोला ना, इस तरीके से आप लिख लोगे अब आंसर को। ये पॉइंट आपके पास अच्छे हैं, और वो अच्छी चीज लगी मुझे कि डायरेक्ट मुद्दे से बात करी, फॉरवर्ड लिंकेज सबसे जरूरी, कि डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर का कब होगा, जब आप उसको फॉरवर्ड लिंकेज कर दोगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है भाई, मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए जरूरी है, मैकेनाइज्ड टूल के लिए, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट के लिए, फार्म इनपुट के लिए, डबलिंग फार्मर इनकम, सारी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने यहाँ कर ली है। ठीक है, इश्यूज क्या आ रहे हैं एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो अपन आगे पढ़ेंगे, तो उन इश्यूज को फिर आप इससे जोड़ देना, है ना। तो एक इस तरीके से अपना एक पूरा एक पाथ तैयार होता जा रहा है, जिस तरीके से अपने को आगे बढ़ना है। यूजफुल फॉर फॉरेन ट्रेड, ये सब पॉइंट आप लोग आई थिंक अब बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर भी पाओगे। फॉरेन ट्रेड के लिए भी यूजफुल क्यों है, क्योंकि यही होगा, यहां से अपने को क्या आएगा, जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे, एक्स्ट्रा में जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वही ना एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, और जैसे चाइना है, यहां पर भी आप एग्जांपल दे सकते हो जैसे चाइना का, कि भाई चाइना क्यों एक इतना पावरफुल इकोनॉमी निकल के आया है, क्योंकि उसने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का यूज करा फॉरेन ट्रेड में, और इतना ज्यादा सरप्लस ले लिया डॉलर्स का या फॉरेन करेंसीज का, कि नाउ यू सी द स्टेटस ऑफ चाइना, मोर देन $3 ट्रिलियन, और इंडिया के पास है 500-600 बिलियन डॉलर। 500-600 बिलियन डॉलर को आप ले 3 ट्रिलियन से, डिफरेंस देख लो सिर्फ फॉरेन रिजर्व में। तो चाइना के पास ये एडवांटेज है अभी। तो ये सब चीजें आप अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हो, यूजफुलनेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, वही हायर इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन भी सेम यही चीज होगी। इसके इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी का यूज करके आप जो मशीनरी वगैरह भी जो इनपुट आप ले रहे हो, मशीन वगैरह भी जो आप लगा रहे हो इन सब के लिए, लैंड डेवलप कर रहे हो, वो सब कैपिटल फॉर्मेशन ही है। स्पिल ओवर इफेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा, एयरपोर्ट, रोड, हाईवे ये सब बन जाएंगे, तो ये सब स्पिल ओवर इफेक्ट आएंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के। साइन ऑफ हायर स्टैंडर्ड एंड सोशल चेंज, ये देखो सोसाइटी से भी एक, मतलब सोशल एंगल में भी अगर आप बात करोगे तो एक ये वाला पॉइंट है, साइन ऑफ हायर स्टैंडर्ड एंड सोशल चेंज। जो आपका जो सोसाइटी भी है, हो सकता है कि जो कुछ बैकवर्ड प्रैक्टिसेस वगैरह चलती हैं वो आगे चल के खत्म होने लगती है, अगर आपका इकोनॉमी डेवलप होती है और आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। ये होता है ऐसा डेवलप कंट्रीज में, आप देखो, और इंडिया, आप अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को देखो, तो आपको सोसाइटी में अंतर समझ में आ जाएगा उनकी। ठीक है, हाँ वेरी गुड, ये आप लिख सकते हो, और ये एग्जाम्पल में दे सकते हो वर्षा, जो लिखा है कि रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या गेहूं ऐसे कैसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, चावल ऐसे कैसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, बट अगर इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई और गेहूं की जगह आटा, ब्रेड, बर्गर ये सब बना के अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा उससे। तो वो तभी होगा जब आप फॉरवर्ड लिंकेज जाएगी, इंडस्ट्रीज हमारी डेवलप हो जाएंगी। तो एग्रीकल्चर को अगर अपन फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो फिर बहुत
बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगा तो आप एक बात याद रखना, इससे कारण टर्सरी डेवलप बहुत अच्छे, टर्सरी सेक्टर अच्छे से डेवलप हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपने इंडस्ट्रीज वगैरह तो लगा दी, बट उसके लिए जो कस्टमर सपोर्ट है, उसके लिए जो सपोर्ट सर्विसेज है, वो सब किस में आएंगी? टर्सरी सेक्टर में। इसको सपोर्ट देने के लिए आपको सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करने पड़ेंगे, कॉल सेंटर वगैरह बनाने पड़ेंगे, ठीक है, रोड हाईवे ये सब डेवलप करना पड़ेगा, तो ये सब फिर टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा, तो इसके कारण धीरे धीरे वो भी डेवलप होने लगेगा। हाँ, फार्मर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो उनके पास, आप याद रखना डिस्पोजेबल, ये शब्द आप लिखना, जैसे कि यहां पर आप ये लिख सकते हो डिस्पोजेबल इनकम। अगर डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि जो आपको जिंदा रहने के लिए एसेंशियल खर्चे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, ये सब चीजें बहुत बेसिक नेसेसिटीज हैं आपकी लाइफ की, जिसमें आप मेजर पैसा खर्च करते हो। जब आप खाने पीने की चीजों में, मतलब जो आप जिससे आप जिंदा रह सकते हो, एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर ली अपनी लाइफ की, ठीक है, इसको पूरा होने के बाद थोड़ा बहुत आपने सेव भी कर लिया, उसके बाद जो आपके पास इनकम आ रही है, सेव मतलब इमरजेंसी के लिए, इन सब के लिए आपने सेव भी करके रखा, फिर जो आपके पास इनकम आ रही है वो डिस्पोजेबल इनकम है। तो अगर वो डिस्पोजेबल इनकम बचेगी, तो उस डिस्पोजेबल इनकम को लोग बाग हेल्थ केयर में खर्च कर सकते हैं, एजुकेशन में खर्च कर सकते हैं, अपने लेजर टाइम जो उनका खेलकूद का जो समय, मनोरंजन का टाइम है, वहां वो सब दे सकते हैं। तो ओवरऑल क्या होगा, इससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो फिर वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी खर्च करने में, पैसा है तो करेंगे। फर्दर पूछता है इकोनॉमी। ठीक है, समझ आ गया था, फर्दर लिखा है। एक मैंने जोक देखा था, जोक ये था कि मतलब एक ऐसे अलग अलग वो नहीं बनते हैं स्क्रीनशॉट टाइप के, तो ऐसा रहता है कि एक आदमी रहता है, वो इंग्लिश गलत बोलता है तो वो सॉरी वॉरी बोल के माफी मांग लेता है, लोग उसको करेक्ट कर देता है, ठीक है, इस टाइप के स्लाइड्स रली हुई थी। फिर एक वो बोलता है कि यार अगर मैं इंग्लिश गलत बोलूं तो मुझे करेक्ट मत करना, बिकॉज आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना लोड मत लो इंग्लिश का। वी रिस्पेक्ट इंग्लिश बट इंग्लिश इज नॉट नेसेसरी। इंग्लिश इतनी जरूरी है कि आप अपना कन्वे कर सको बातों को। ग्रामर में भी ग्रामेटिकली इस पेपर में कोई नहीं पूछने वाला। फर्दर समझ में आ रहा है, फर्दर लिखा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ग्रामर रामर कुछ भी लिखो, मुद्दे की बात इतनी लिख दो कि समझ में आ जाए, बस खत्म बात। आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दिस लैंग्वेज, एक अच्छा वो था, कटाक्ष था, ठीक है। यूजफुल फॉर डिफेंस एंड स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। और डिफेंस यूजफुलनेस में आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि अब अपन अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने का सोच रहे हैं। डिफेंस इंडस्ट्रीज को क्यों? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में अपन ने क्या करा है, डिफेंस सेक्टर को क्या बोला, जो डिफेंस सेक्टर की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है, एम्यूनेशन आर्म्स एंड एनिमेशन, जो जो आपको ज्यादा लगते हैं, क्वांटिटी में ज्यादा लगते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू थोड़ी कम होती, टेक्नोलॉजिकली उसमें आपको ज्यादा एडवांस यूज नहीं करनी, उस टाइप की वेपन्स वगैरह को अपन यहाँ यूज कर रहे हैं। अपनी अपन इंडिया मेड खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फॉरेन में जो अपन को पैसा खर्च करना पड़ता है वो बच जाए, और हमारा इंडियन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो डेवलप हो जाए। हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया, मैं फ्री हो जाऊंगा 7:30 बजे। तो तो आप यहाँ आओगे क्या, मैं वहीं आऊँ? ठीक है, ओके। हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है। सॉरी। तो देखो, डिफेंस में भी आप यहाँ इस टाइप के एग्जांपल आप लोग दे सकते हो कि भाई अभी भी आपने देखा है इंडियन जो बजट आया, इंडियन बजट में सबसे ज्यादा इंक्रीज डिफेंस सेक्टर को दिया गया है, सबसे ज्यादा इंक्रीज। आप हेल्थ केयर का बजट ले लो, एजुकेशन में जो पैसा खर्च होने वाला है वो उठा लो, और आप उसको मिला के भी देखो, और आप डिफेंस पे देखो, अब वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज। तो भाई यहाँ पर भी गवर्नमेंट पुश किसको कर रही है बजट में भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, डिफेंस सेक्टर में, कि जो हमारी जो होम ग्रोन इंडस्ट्रीज है उनको पुश करके अपन डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़े, ठीक है। अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, आपका तेजस, ये सब भी जो चीजें हैं, इस सब में अपन
डीआर इंडिया का जो डीआरडीओ है, ठीक है, डीआरडीओ टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सब टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रही हैं, और फिर ये टेक्नोलॉजी क्या करेंगी, ये टेक्नोलॉजी भी फिर ये लोग धीरे चल के पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस दोनों के साथ साझा करेंगी, ताकि अपना ओवरऑल, अभी तो अपन चाह रहे हैं कि जो एक मतलब बेसिक टेक्नोलॉजी है डिफेंस की, बेसिक टेक्नोलॉजी को अपन डेवलप करें, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी में भी अपन महारत हासिल कर लें। ये अपना रोड मैप है डिफेंस सेक्टर को डेवलप करने का। तो वही धीरे धीरे कर रहे हैं भाई, एकदम से ऐसा नहीं कर सकते कि अपन ने बैन कर दिया कि फॉरेन से अपन डिफेंस मटेरियल खरीदने नहीं वाले। फिर ऐसा करेंगे तो वही तुगलक शाही फरमान हो जाएगा श्रीलंका जैसा, कि अचानक से पूरी कंट्री को ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दिया घोषित आपने, अब अकाल पड़ गया। अब अगर इस टाइप से गवर्नमेंट ने भी कर दिया कि पूरी तरीके से इंडियनाइज्ड वेपन को यूज करने का ऑर्डर निकाल दिया, तो फिर क्या होगा, अभी भी हम मेजरली डिपेंड करते हैं अपने डिफेंस सेक्टर में फॉरेन एक्सपोर्ट से, तो वही हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा। तो अपन स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, एंड स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहां से आता है, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी, वाई। तो वही यहां पर भी देखो, नीड ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी अपन को 4-6 पॉइंट देखना है, वही पॉइंट अपने को एलैबोरेट करने हैं। आवाज आ रही है आपको? एक्चुअली बाहर एक सेकंड रुकना, बाहर ना हल्ला हो रहा है, गाने वाने बजा रहे हैं कोई लोग। ओके, बाहर बाहर भजन चल रहा है, भजन। ठीक है, नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वही यहां पर भी देखना आप, कुछ पॉइंट है, इसके अलावा आप अगर कुछ ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ये भी काफी है। टू इंप्रूव द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, टू मेक अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। इसमें पता एक इंप्रूवमेंट आप चाहो आगे चल के, जैसे मैंने आपको पॉइंट्स दिए, मैं आपको पॉइंट्स इस टेबुलर फॉर्म में दे रहा हूं, जैसे ये देखो 1 2 3 इस टाइप से आपको पॉइंट दे रहा हूं। ठीक है, जब आप एक लेवल पे आ जाओगे, अभी ना मतलब एकदम से मैं आपको वैसा नहीं कर सकता कि इसमें और मैंने आपको डिफरेंशिएशन दे दिया, वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं करा पॉइंट्स को। आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट अपन पढ़ते हैं, जो भी हेडिंग्स पढ़ते हैं, उनको आगे चल के ना आप अलग अलग डायमेंशंस में तोड़ सकते हो। अलग अलग डायमेंशंस में कैसे तोड़ सकते हो, कोई भी जैसे इशू आ रहा है, या इस इशू को आप क्या कर सकते हो, एक तो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से लिख सकते हो कि एक इकोनॉमी हो गया, ठीक है, कि इकोनॉमी प्रोस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंस है। फिर इसका अगर कोई इशू पॉलिटिकल इशू आ रहा है तो आप इस तरीके से डिवाइड करते हो कि पॉलिटिकल इशू ये हो सकता है, इसमें सोशल इशू ये हो सकता है। इस टाइप से आप पॉइंट्स को डिवाइड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वो कब करना, पर अभी नहीं, एक बार पहले ये चीजें याद हो जाए, चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाए, एकदम क्लियरिटी आ जाए, फिर आप चाहो तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन करके आंसर में लिखोगे तो थोड़ा और अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। कई बार पॉसिबल नहीं है कि हर चीज को आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर लो, कहीं आपको लग रहा है, आप चाहो तो कर सकते हो इस तरीके से हेडिंग्स, फिर उसके अंदर सब हेडिंग डाल के। ठीक है, ये अभी नहीं करना अपने को, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। ये एक टाइम आएगा जब आपको लगने लगेगा, आपको खुद आ जाएगा कि यार अपन इस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। आप अपने बस दिमाग में ये याद रख, आप बस बैक ऑफ द माइंड ये बस याद रखना कि इस तरीके से भी ग्रुपिंग करके अपन आंसर को लिख सकते हैं। अभी तो सिंपल आंसर लिखो, आप प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे ये चीज आने लगेगी। टू इंप्रूव द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, टू मेक अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, टू इंक्रीज नेशनल एंड पर कैपिटा आउटपुट एंड टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस। ये सब वही वाली बात हो गई, ये सब भी एज इट इज टॉपिक के टॉपिक हैं जिनको आप एलॉबरेट भी कर सकते हो। आई थिंक यू विल हैव नो इशू इन एलॉबरेटिंग दिस पॉइंट। ये जेनरिक पॉइंट हो गए, मतलब क्या है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, सोशल प्रोस्पेक्ट, इस तरीके से लिखो। अब जैसे ये जेनरिक पॉइंट ऐसे हैं कि जैसे आप टू इंप्रूव द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये एक हेडिंग डाल के आप ना इसको एक दो लाइन में एलॉबरेट कर सकते हो इस टाइप से, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल बेस, टू मेक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, इस टाइप से। अब एक बात और बताओ, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मुझे ये बता दो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है, लैंड, ठीक है, लैंड लेबर मशीन कैपिटल, कोई और? समझ गया, सॉरी। बार बार आवाज। अब भाई आ रही है क्या अभी? हेलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, छोड़ो। लैंड लेबर, लैंड लेबर मशीन कैपिटल या फाइनेंस और रॉ मटेरियल, ये 5 चीज हो गई आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, ये काफी डिटेल में आप पढ़ भी चुके होंगे। अब आप ये देखो, हर एक फैक्टर की आप इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, इस ये सारे पॉइंट ना जब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, तो बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें आप सोच के पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला ना, जैसे ये दे दिया मैंने, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी, नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आपने क्या करा, पॉइंट ऐसे पढ़ लिए, टू इंप्रूव द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टू मेक अ स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस, टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। इस तरीके से रिवाइज मत करना, आराम से बैठना, ये वाला पॉइंट स्लाइड उठाई, इस स्लाइड में बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं आपकी, आराम से उठाया और देखा। हाँ, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ भाई, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन से? हाँ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हो। ठीक, जो सिस्टमिक इश्यूज आ रहे हैं इकोनॉमी में, वो सॉल्व हो जाएंगे। भाई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एग्रेरियन से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो इस टाइप से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, इसके कारण आपका बैंक्स भी फिर आगे चल के, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर हो रहा है तो भी टर्शियरी सेक्टर डेवलपमेंट के कारण बैंकिंग वगैरह भी डेवलप होंगे। ठीक, और फाइनेंसियल के साधन भी उपलब्ध होने लगेंगे धीरे धीरे, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनेगा, जिसके ऊपर आप अपने इकोनॉमी की नींव रख सकते हो। ठीक, इसमें आप एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज का भी दे सकते हो, जहां जहां आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, क्या, इंडियन इकोनॉमी प्रीमेच्योरली मैच्योर्ड, वेयर एज द वेस्ट इकोनॉमी और वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमी, दे हैव मूव्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टर्शियरी सेक्टर टू प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर टू टर्शियरी सेक्टर। Western developed economy have moved from primary to secondary to tertiary, whereas India has prematurely matured. अब इस एग्जाम्पल को ना आप जहां भी लिखना चाहो आप लिख देना, इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर आंसर। अब ऐसा नहीं है कि कहीं जबरदस्ती कुछ क्वेश्चन भी नहीं आया इकोनॉमी में और ठोक दिया उसको, ऐसा नहीं। बट अगर कहीं आपको दिख रहा है तो आप लिख सकते हो। इन सब पॉइंट्स में भी आप कोशिश करो इस टाइप का एग्जाम्पल दे दो, एडिशनल 1 मार्क गारंटी। ठीक है, तो टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो यहां पर सोचो, हाँ भाई क्या बताया था मैंने, टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टू मेक ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, और टू यूज और फॉर बेटर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप ये भी लिख सकते हो, बेटर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि अब आपने माइनिंग वाइनिंग करी, माइनिंग वाइनिंग करके सीधे के सीधे आपने रॉ मटेरियल, रॉ मिनरल्स को भेजने लगे आप बाहर, जैसे आयरन और एक्सपोर्ट करने लगे, आयरन और एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, ठीक है, तो एक्सप्लॉइट तो कर ही रहा हो नेचुरल रिसोर्सेज को, बट इसका बेटर यूज हो पा रहा है कि नहीं, आयरन ओर का नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जा रही है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, आयरन ओर से स्टील बना बना के इंडिया में बेच रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अगर आयरन ओर से ही अपन
आयरन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर अपन ने बना ली, तो फिर it will lead to the better use of या better exploitation of natural resources to increase national and per capita output. आउटपुट में भी यही वाली बात हो जाएगी कि भाई एक आदमी क्या कितना आउटपुट दे रहा है इकोनॉमी पे। ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो हर आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मतलब आउटपुट बढ़ रहा है आपका, ठीक है। एंड टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस, मध्य प्रदेश में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एक एज इट इज अगर आप रीजनल इम्बैलेंस की बात करोगे ना, इसमें तो आप काफी अच्छे से एलैबोरेट भी कर सकते हो कि भाई रीजनल इम्बैलेंसेस को अगर आपको रिड्यूस करना है तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फोकस मस्ट बी ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये अपन ने शायद फर्स्ट क्लास में भी इन सब चीजों में बात करी है कि भाई क्यों होगा रीजनल इम्बैलेंस। जो है रीजनल इम्बैलेंस मतलब कि आप ये देखो गुजरात में, आप देखो गुजरात में आप स्थिति देखो लोगों की क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो, और आप एमपी आ जाओ, यू विल सी द डिफरेंस। पंजाब में आप देखो स्थिति लोगों की, और आप एमपी में देखो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। हर ह्यूमन रिसोर्स का इंडिकेटर की 12 बजी हुई है एमपी में। आप चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ले लो, ठीक है, आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ले लो, ठीक है, चाहे आप अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट ले लो, अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट ले लो, पर कैपिटा इनकम ले लो आप, पर कैपिटा इनकम, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ले लो, कोई भी रेट आप उठा के देख लो, हर जगह 12 बजी। पर पॉवर्टी का स्टेटस देख लो, कितने लोग हैं पॉवर्टी में इंडिया एमपी में, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुछ भी आप उठा के कोई भी इंडाइसेस, चाहे आप हेल्थ केयर का इंडाइसेस निकाल लो, आप एएसईआर एसर की रिपोर्ट आती है एक एजुकेशन पे कि एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति क्या है किस स्टेट में। आप एमपी की स्थिति देख लो यहां पर, ठीक है, एक प्रथम एनजीओ है प्रथम करके, वो निकालता है एसर रिपोर्ट, ठीक है। तो आप इन सब पैरामीटर्स में वी आर लैकिंग। तो ये दीज पैरामीटर्स जो है आपके, याद रखना इस टाइप की, ये जो हेल्थ केयर पैरामीटर्स हैं, एजुकेशन के पैरामीटर्स हैं, आपके इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, दीज पैरामीटर डिसाइड व्हाट इज, दीज पैरामीटर्स टेल्स अस अबाउट द व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट और ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। अब इन रीजन को, इस स्टेटस को अगर आप कंपेयर करते हो किसी दूसरे स्टेट से, या समझ लो ये मालवा का जो डाटा है, ये मालवा का डाटा आपने इस टाइप से निकाला, उसको आपने विंध्यन डाटा से कंपेयर करा या बुंदेलखंड एरिया से कंपेयर करा, आप देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, लोगों की पर कैपिटा इनकम में क्या अंतर है, पॉवर्टी लेवल कितना है, ठीक है, उनका क्या कहते हैं एमएमआर आईएमआर, अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट कितना चल रहा है, वैक्सीनेशन स्टेटस कितना है, इस टाइप की अगर आप चीजों को निकालोगे तो यू विल फाइंड अ स्टार्क डिसिमिलैरिटी एंड दीज थिंग्स विल लीड टू रीजनल इम्बैलेंस। अब भाई ये इन चीजों को करेक्ट आप इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे करोगे, लिंक आपको ऑलरेडी पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो बेनिफिट आएगा, उससे फिर आप इन सब चीजों को टैकल कर सकते हो। और यहाँ पर आप फिर वेस्टर्न कंट्रीज का एग्जांपल दे सकते हो कि आप इन इन रीजन को आप वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करो और वहां देखो कि कितने अच्छे उनका एमएमआर आईएमआर, आपको डाटा भले ही नहीं पता हो बट आप लिख के दे देना इतना कम है इतना कम है, जिसकी कोई हद नहीं है इन सब चीजों का पैरामीटर। पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, तो वहां क्योंकि बिकॉज दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट। इवन आप चाइना का एग्जांपल दे सकते हो कि चाइना ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने में। 5 या 8 साल के अंदर चाइना ने अपनी 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया, गरीबी से। वाई? बिकॉज ऑफ द यू नो अ वेरी फोकस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहां पर आप फिर इस तरीके की बातें लिख सकते हो और एक अच्छा बढ़िया आंसर आ जाएगा इसमें कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। कॉजेज ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस यही है। मेजर कॉज क्या है एमपी जैसे स्टेट में, इकोनॉमी का अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, अंडर डेवलपमेंट ऑफ दीज सेक्टर्स, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर ले लो, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर, अंडर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सेक्टर। तो ये सब सेक्टर मिला मिलू के आपको एक पिक्चर मिलती है रीजनल इम्बैलेंसेस की, और उसको ओवरकम करने के लिए भी आप फिर वो आप सहारा ले सकते हो इकोनॉमी का। फिर ये करप्शन वाली चीजें थोड़ा नीचे लिखना। रीजनल इम्बैलेंस में यस करप्शन हैड प्लेड अ मेजर रोल, बट थोड़ा सा नीचे, ठीक है। टू रिड्यूस द पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। टू फॉस्टर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि भाई राइजिंग, यू हैव टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन।
एक तो दो चीज याद रखना इसमें आपने, जैसे रिड्यूस द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर के अलावा फोस्टर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट और इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इसमें आप दो चीज याद रखना। दो चीज ये लिखना कि सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट और इनकम अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि इट विल फोस्टर, इट विल इट विल cater their need of employment, it will cater their need to cater their needs, टू केटर देयर नीड्स, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, रहने के लिए जो जिंदा रहने के लिए एसेंशियल चीजें हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर विल लीड टू more employment and income opportunity which are essential to catering the needs of our population, catering the needs of their population, catering the demands of our population। और इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, वो भी लिखना आप, टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि जिंदा इसीलिए रह रहे हैं क्या, आए हैं दुनिया में तो क्या खाने पीने और बस निकल लो, इसके लिए आए हैं क्या? या रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएगा तो जीवन सिर्फ इतना ही है क्या? यू हैव सम एस्पिरेशंस, यू हैव सम एम्बिशंस, you need to fulfill those ambitions, and that's why this industrialization is necessary, because ultimately क्या होगा, एक तो आपकी नीड पूरी करेगा, डिस्पोजेबल इनकम देगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी। तो इससे क्या होगा, नाउ यू कैन फोकस ऑन योर एक्चुअल डिजायर्स, यू कैन फोकस ऑन योर एक्चुअल एस्पिरेशंस, व्हाट यू वांट टू बी, वेयर यू वांट टू स्टैंड। ठीक है, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्लान, ये सब लिख सकते हैं हम। देखो कहने का मतलब ये, अभी जैसे आप लोग, मुझे अच्छा लगा आप लोग लिंक कर रहे हो चीजों को, ऐसे ही दिमाग खोल के रखना, एग्जाम में दिमाग खोल के रखना। मैं आपको लग रहा होगा कि बहुत चीजें एलाबोरेट करके ही बता देता हूँ, बहुत चीजें कुछ ज्यादा हो जाती हैं, क्लास कभी स्लो हो रही है, बट यहाँ मुद्दे की बात यह है कि जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो आप लोग सीख रहे हो, दिमाग खुले रख के देख रहे हो, आप लिंक करके आराम से आंसर लिख पाओगे, जो अच्छी चीज है, मतलब इसी कारण ही थोड़ा स्लो हो जाती है क्लास। और ऐसा दिमाग चलते रहना, ठीक है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो इस तरीके से, और फिर इस नॉलेज को आंसर राइटिंग में यूज करना आएगा धीरे धीरे। ये आप जैसे अभी आंसर दिए हैं, जब आप लिखोगे इस तरीके से सोच सोच के लिखोगे, थोड़ा सा शुरू में हो सकता है टाइम लगेगा लिखने में, बट एक पॉइंट के बाद आपकी हैबिट में ही आ जाएगा इस तरीके से लिखना। तो ठीक है, टू मेक ग्रोथ प्रोसेस सेल्फ सस्टेनेबल एंड टू इंक्रीज, अब ये देखो यहाँ पर भी ये वाली बात आ गई ना, टू मेक ग्रोथ प्रोसेस सेल्फ सस्टेन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। मैंने क्या होना बोला, ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए। अगर कोई ग्रोथ, जैसे अडानी के केस में आप ये समझो, अडानी के केस में क्या हुआ, एकदम से शेयर शूट अप करे, बहुत जबरदस्त ग्रोथ करी, फिर एकदम से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, रोलर कोस्टर राइड चल रही है। ऐसी ग्रोथ से आपको दिक्कत ही है, आपके पर्पस सॉल्व नहीं होने वाले, आप परेशान ज्यादा रहोगे। इस टाइप की ग्रोथ अगर हो रही है, फिर ग्रोथ, फिर नीचे आ रहा है आपका कर्व, फिर ऊपर जा रहा है कर्व, फिर नीचे आ रहा है ग्राफ, ऐसी ग्रोथ हमको नहीं चाहिए। हमको दौड़ना ऐसा है कि एक लाइन में दौड़ना और इस तरीके से दौड़ना है कि सस्टेन कर पाए, अदरवाइज अनसस्टेनेबल ग्रोथ के लॉन्ग टर्म में आपको घाटा ही होगा। तो ये वाली चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वही रंगराजन ने जो बोला कि ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए जो सेल्फ सफिशिएंट या सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। मतलब अपने को इकोनॉमी में ऐसे चेंजेस करने हैं कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आए उनमें। तो ये करो आप कि पहले देखो कि आपका कहाँ जा रहे हो, आप 2-3 साल के प्लान बना के आप देखो कि आप जिस तरीके से दौड़ना चाह रहे हो उस तरीके से जा रहे हो कि नहीं। वहां पे आप जैसे 7 साल का प्लान बनाया तो 3 साल में आप रिव्यू करो कि भाई आप कहाँ खड़े हो, अगर कुछ चेंजेस की जरूरत आ रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ आपको लग रहा है नहीं हो पा रही है, तो उसमें चेंजेस करो और फिर दौड़ना स्टार्ट करो। फिर थोड़ी देर बाद रुको, पॉज लो, फिर देखो कि यार सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, कहीं किसी चीज को जरूरत नहीं है कम करने की, ज्यादा करने की, फिर आप दौड़ना स्टार्ट करो। तो ले दे के बात सस्टेनेबिलिटी की हो रही है। देखो टॉपिक बहुत बेसिक है, क्योंकि बेसिक से ही आप बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करी जा सकती है। अगर आप भारी भारी टेक्निकलिटी से आप सोचोगे कि ये सब चीजें टैकल हो जाए तो बहुत फिर और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। और यहाँ पर भी जो बड़े बड़े जो लोग हैं इंडिया के, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो भी इस टाइप की ही बातें कर रहे हैं, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग। अब
ये हो गया। इसके अलावा अगर आप एक जनरलाइज टर्म में भी लेना चाहो तो फिर यही वाली बात हो गई कि नीड फॉर फास्टर ग्रोथ इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। फिर वही बात हो गई कि भाई ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के टाइम पे जरूरत क्यों है फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। पुराने वाले पॉइंट पूरे लिख सकते हो आप। फिर उसके अलावा अगर आप जनरल कंटेस्ट में बात कर रहे हो, नॉट एमपी, जनरल, एमपी में तो अभी बेसिक टेक्नोलॉजी ही नहीं है। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इंडिया की मेजर स्ट्रेंथ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो उसकी ग्रोथ के लिए स्कोप फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फास्ट ग्रोइंग आईटी सेक्टर एंड एक्सपेंड मार्केट साइज, ये आपके फैक्टर हैं। एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं अपन। कल थोड़ा सा ये देख के फिर अपन वो स्टार्ट कर देंगे, आपका नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ से, रीजंस फॉर लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी, और कल रीजंस फॉर लो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। तो ये मैं अभी डाल दूंगा आपके लिए पीडीएफ, है ना। कल मिलते हैं, ठीक है, कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहां तक तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। ओके चलो ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच, विल मीट यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट।